नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है संसद। कौन सा है? संसद वाला टॉपिक लेके आए हैं। जिनका क्लियर है वो भी एक बार देख लें, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। संसद स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले में पता होना चाहिए कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग में सबसे पहले आता है व्यवस्थापिका। दूसरे नंबर पे आता है कार्यपालिका। और तीसरे नंबर पे आता है न्यायपालिका। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। इसका काम होता है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। कानून को लागू करना, ये किसका काम होता है? कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? कानून की व्याख्या करना। ठीक है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून की व्याख्या करना। तो भारत में संघीय व्यवस्थापिका जो है उसे ही संसद कहा जाता है। तो यहाँ याद रखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्थापिका को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहा जाता है। भारत में संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। ठीक है। देखिए, संसद के अंदर हम देखेंगे संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर शुरू में इजी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन डीपली चीज़ें बीच में होती हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे नहीं कि इजी चीज़ें सबको आती हैं, चलो छोड़ देते हैं। पूरा देखना, बीच में पता चलेगा कि मैटर कैसा था। तो संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है लोकसभा। 3 अंग है संसद के, जिसमें एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है, संसद के कितने सदन हैं? तो वहाँ पर उत्तर 2 होगा। संसद के सदन 2 होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। संसद के अंग कितने हुए? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के अगर सदन पूछे तो सदन होंगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा का हम इस वीडियो में
चर्चा करेंगे। तो देखिए, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसको प्रथम सदन कहा तो राज्यसभा को कौन सा सदन कहेंगे? द्वितीय सदन कहेंगे। राज्यसभा को कौन सा सदन कहेंगे? द्वितीय सदन कहेंगे। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसे कहा जाता है। इसके अलावा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, निम्न सदन के नाम से किसे जाना जाता है? तो निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है। ठीक है, निम्न सदन का मतलब हो गया लोअर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। इसे स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। अगर लोकसभा को निम्न सदन कह रहे हैं तो इसे कहेंगे राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन कहेंगे। इसका मतलब हो गया अपर हाउस। क्या हो गया दोस्तों? अपर हाउस। अपर हाउस किसे कहा जाता है? अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है और लोअर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है। ठीक है, लोकसभा को पहले किसी और नाम से जाना जाता था और राज्यसभा को भी पहले किसी और नाम से जाना जाता था। लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता था। लोकसभा को जनता के सदन के रूप में जाना जाता था और राज्यसभा को, जो राज्यसभा है, उसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। किसे? राज्यसभा को। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता था? जनता के सदन से। और राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? तो राज्य परिषद से जाना जाता था। फिर 1954 में जनता के सदन को लोकसभा कहा गया और 1954 में ही राज्य परिषद को राज्यसभा कहा गया। ठीक है, राज्यसभा कहा गया। किसे? राज्य परिषद को राज्यसभा कब कहा गया? 1954 में। और जनता के सदन को लोकसभा कब कहा गया? 1954 में ये कहा गया था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक। कंप्लीटली समझ में आ गया? आ गया ना? प्रथम सदन कौन सा है? फटाफट से बताइए। प्रथम सदन लोकसभा, बहुत बढ़िया। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा, बहुत बढ़िया। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा, बहुत बढ़िया। स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा, बहुत बढ़िया दोस्तों। और जनता का सदन के नाम से किसे जाना जाता था? लोकसभा। और राज्य परिषद के नाम से किसे जाना जाता था? तो राज्यसभा को जाना जाता था। क्वेश्चन देखते ही आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जय महाकाली दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में। अभी हमने बताया लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और किस नाम से इसे पुकारा? निम्न सदन के नाम से भी इसे पुकारा गया है। देखिए, भारत में लोकसभा के लिए चुनाव भारत में सर्वप्रथम लोकसभा के लिए चुनाव कब हुए? सर्वप्रथम 1952 में लोकसभा के लिए चुनाव हुए। 1952 में सर्वप्रथम लोकसभा के लिए भारत में चुनाव हुए थे। ठीक है, 1952 में ही भारत की प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। तो पूछा जा सकता है भारत की प्रथम जो लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछे जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश
मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर पूछा जाए कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिड़ला। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये परिचय हो चुका है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाले कौन थे? तो सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाले, सर्वाधिक समय तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाले वो थे दोस्तों बलराम जाखड़। कौन थे दोस्तों? बलराम जाखड़ ये सर्वाधिक समय तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती हैं? 552 हो सकती हैं। अधिकतम संख्या 552 हो सकती हैं। 552 में से 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से या संघ क्षेत्र इसे कहा जा सकता है। तो कितने हो गए? 530 प्लस 20 ये कितने हो गए? 550। और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्ति होते हैं। 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल इंडियन होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 552। 530 राज्यों से और 20 संघ क्षेत्रों से जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल इंडियन समुदाय से होते हैं। ठीक है, 552 सदस्य संख्या हो गई। अब लोकसभा का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व किसके आधार पर होता है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पर होता है। और वो जनसंख्या है 1971 की जनसंख्या के आधार पर। 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किस पर डिपेंड करेगा? जनसंख्या पर। और वो जनसंख्या किसके आधार पर? 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर। 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 2001 में। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2001 में। उसके अनुसार 2026 तक ये संख्या क्या होगी? निश्चित रहेगी। ठीक है, 2026 तक संख्या निश्चित रहेगी। 2026 तक ये जो संख्या है वो क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ना? 552 सदस्य होंगे, 530 राज्यों से, 20 संघ शासित क्षेत्रों से, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
इंडियन और लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है और वो जनसंख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर होगा और 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, उसके अनुसार 2026 तक इनकी संख्या निश्चित रहेगी, यानी यही रहेगी, यथावत रहेगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यथावत रहेगी। कितनी रहेगी? यथावत रहेगी। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं। तो लोकसभा में एससी के लिए 84, एससी के लिए 84 और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 सीटें इसके लिए आरक्षित हैं। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है वो देखिए। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का ये होता है। और लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। ठीक है। कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, या लोकसभा का कार्यकाल पूछ ले। लोकसभा का कार्यकाल हमने ऊपर देख लिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपातकाल के दौरान क्या होता है? लोकसभा में एक बार में 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और आपातकाल के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आपातकाल के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो बढ़ाया जा सकता है तो एक बार में 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल के बाद जो है वो विस्तार 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी 6 माह से अधिक फिर आपातकाल के बाद इसका विस्तार नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई? आ रही ना समझ में? अच्छा, अभी इसके बारे में और चीज़ें हैं, अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, आगे हम बढ़ रहे हैं। बढ़े? जय महाकाली दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अभी हम देख रहे थे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो 5वीं जो लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 6 वर्ष था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष था? 6 वर्ष था। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आपातकाल के दौरान, आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष से अधिक
1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाता है उसके बाद 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। आपातकाल खत्म होने के 6 माह बाद तक उसका विस्तार नहीं किया जा सकता है, उसके बाद विस्तार नहीं किया जा सकता है। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना जरूरी है। ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देगा। अब इसमें ये चीज़ याद रखेंगे जो मैं लिखा रहा हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति का मतलब कोई भी संसद का सदस्य, कोई भी संसद का सदस्य, कोई भी संसद का सदस्य बिना सदन की अनुमति के, बिना सदन की अनुमति के, बिना सदन की अनुमति के संसद का प्रत्येक सदस्य बिना सदन की अनुमति के लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद रिक्त किया जा सकता है। तो उसका पद रिक्त किया जा सकता है। कब रिक्त किया जाएगा? जब कोई संसद सदस्य बिना सदन की अनुमति के लगातार 60 दिन तक जो बैठकें होती हैं उसमें अनुपस्थित रहता है, तो उसका पद रिक्त किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, लोकसभा के या संसद के इसमें क्या होता है, जो बैठकें होती हैं या अधिवेशन होता है, तो लोकसभा के किन्हीं 2 अधिवेशन के बीच, लोकसभा के किसी भी 2 अधिवेशन के बीच समयांतराल, लोकसभा के किन्हीं भी 2 अधिवेशन के बीच समयांतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी 2 क्रमिक अधिवेशन, किन्हीं भी 2 क्रमिक अधिवेशन समझ लेना कि किन्हीं भी 2 लगातार जो अधिवेशन होंगे तो वो उनके बीच जो समय होगा वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। संसद ले लीजिएगा, संसद के किन्हीं भी जो 2 अधिवेशन होंगे उसमें जो 6 माह का समय से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे आज अधिवेशन हुआ तो आज से 6 महीने के बाद वो अधिवेशन नहीं होगा, 6 महीने से पहले होगा, तो समयांतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, लोकसभा की बैठक के लिए, लोकसभा की बैठक के लिए 1/10 कुल सदस्यों की 1/10 गणपूर्ति होनी चाहिए। कुल सदस्यों की 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। कुल सदस्यों की 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे, संसद का प्रत्येक सदस्य, संसद में लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी आ गई, तो संसद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के सामने, संसद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष, संसद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष या इस कार्य हेतु नियुक्त
संसद का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष या इस कार्य हेतु नियुक्त, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ लेता है, के समक्ष शपथ लेता है। तो संसद के जो सभी सदस्य हैं वो किनके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने। और अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है तो उसे हम बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर। उस प्रोटेम स्पीकर के समक्ष ये क्या कर लेते हैं? शपथ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएगा? जो नव लोकसभा बनी, नवगठित लोकसभा में वरिष्ठतम जो सदस्य होगा उसे राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर बनाएगा। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के सामने संसद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे और इसी के समक्ष वो अध्यक्ष का चयन करेंगे। संसद के जो सभी सदस्य हैं वो प्रोटेम स्पीकर के समक्ष ही अध्यक्ष का चयन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। प्रश्न पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। पूछा जा सकता है और पूछा गया प्रश्न भी है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संसद सदस्य अपनों में से ही करते हैं। इनका चुनाव संसद सदस्य अपनों में से ही संसद सदस्य अपनों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, इनका चुनाव कौन करते हैं? संसद सदस्य ही करते हैं और अपने में से जो एक अध्यक्ष बना देते हैं और एक क्या बना देते हैं? उपाध्यक्ष। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? इसको मत देने का अधिकार नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार तो नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु बराबर की स्थिति अगर पैदा हो जाए, मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु बराबर की स्थिति में, परंतु अगर मत बराबर हो गए तो बराबर की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर बराबर की स्थिति पैदा हो जाती है तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। बराबर की स्थिति आ जाती है तो ये फिर अपना मत दे सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। इसका निर्णय प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर रहेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक तक, लोकसभा अध्यक्ष
नई लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक तक ये अपने पद पर रहेगा। जब तक नई लोकसभा नहीं बनेगी और उसकी प्रथम बैठक नहीं होगी तब तक लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पर पद पर बने रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। राष्ट्रपति तो केवल बैठक को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त बैठक की? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। एक और चीज़ लिख लेना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष। और भारत में संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार बुलाए गए हैं। संयुक्त अधिवेशन भारत में अब तक 3 बार बुलाए गए हैं। पहला बुलाया गया था 1961 में, 1961 ईस्वी में दहेज निरोधक विधेयक के समय, दहेज निरोधक विधेयक के समय ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरा 1978 में, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। इसके बाद 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा के संबंध में यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो भारत के इतिहास में संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाए गए हैं? 3 बार। 1961 में दहेज निरोधक विधेयक के समय और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय में और 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के समय ये बुलाया गया था। इस समय आतंकवाद निरोधक विधेयक जब आया था उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ तक समझ में आ जाएगा। चलिए, अब एक प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है। अब इसमें याद रखना पड़ेगा कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य, उनका क्रम पूछा जा सकता है। पहला तो सबको ही पता होगा उत्तर प्रदेश, इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो इसमें एक ट्रिक याद रखेंगे, वो ट्रिक है उमा और बबीता। उमा और बबीता, उमा और बबीता, बबीता अंग्रेजी में लिख दो, उमा और बबीता। 2 लड़कियों के नाम याद रखने हैं। लड़कियों के नाम तो फटाफट याद हो जाते हैं हमें, है ना। तो पहला नाम है उससे बनेगा उत्तर प्रदेश, इसमें है 80। माँ से बनेगा महाराष्ट्र, जिसमें है 48। और को छोड़ दीजिए। BA से बनेगा बंगाल का मतलब पश्चिमी बंगाल, BA से बनेगा बंगाल, इसमें है 42। फिर आ रहा है BI से बनेगा बिहार, इसमें है 40। और लास्ट में TA से बनेगा तमिलनाडु, यहाँ से बनेगा तमिलनाडु। और यहाँ पर जो सीटें हैं वो हैं दोस्तों 39।
ये क्रम याद रखेंगे। उमा और बबीता नाम याद रखना है सर्वाधिक लोकसभा वाली राज्यों में। तो उमा से उ से बनेगा उत्तर प्रदेश 80 है, मा से महाराष्ट्र 48 है, बी ए से बंगाल बनेगा 42 है, बी आई से बिहार बनेगा 40 है और टी ए से तमिलनाडु 39 होगा। ठीक है। इसके बाद न्यूनतम लोकसभा सीटों वाला, न्यूनतम लोकसभा सीटों वाले राज्य, न्यूनतम लोकसभा सीटों वाले राज्य, इनकी भी ट्रिक है, वो भी ट्रिक याद रख लेना। इसकी ट्रिक है, 2 नाम याद रखने हैं। एक तो है एल चंडी, एल चंडी एंड मीनाक्षी, एल चंडी एंड मीनाक्षी। ऐसे समझ लेना, एल चंडी एक आदमी है और मीनाक्षी एक इसकी वाइफ है। तो एल चंडी एंड मीनाक्षी। इस एल से बनेगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इस एल से बनेगा लद्दाख, लद्दाख। चंडी से बनेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़। एंड से बनेगा, एंड से बनेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मी से बनेगा मिजोरम, मी से बनेगा मिजोरम। ना से बनेगा नागालैंड, ना से बन गया नागालैंड। और इसके बाद सी, इस सी से बनेगा सिक्किम, सी से बनेगा सिक्किम। और इस ट्रिक में एक और नाम छूट गया, वो है पुडुचेरी, पुडुचेरी। यहाँ सब में एक एक लोकसभा सीट है। सब में कितनी लोकसभा सीट है? एक एक। और सर्वाधिक लोकसभा वाली सीटों में उमा और बबीता याद रखेंगे और न्यूनतम लोकसभा सीटों वालों में एल चंडी एंड मीनाक्षी याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बढ़े। ठीक है, लोकसभा से संबंधित 2 चीज़ें देख लेते हैं और फिर हम राज्यसभा पढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज़ लिख लेना कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की संसदीय, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है, सभापतियों की नियुक्ति करता है। लोकसभा की संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके अलावा संसद सदस्य, नोट करते रहना, अच्छे अच्छे बिंदु हैं। संसद सदस्य के अयोग्यता संबंधी मामला, संसद सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित निर्णय, संसद सदस्य के अयोग्यता से संबंधित मामले का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई संसद सदस्य अयोग्य है, उसके बारे में निर्णय कौन लेगा? तो निर्णय राष्ट्रपति लेगा। और किसी की सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति लेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकसभा कंप्लीट। आप देखिए राज्यसभा को देखिए। राज्यसभा इसे ऊपरी सदन या अपर हाउस कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट से ये निकला है, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, राज्य परिषद के नाम से। देखिए, इसमें राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो अधिकतम, राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो हो सकते हैं 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 संघ तथा राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। संघ तथा राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं।
238 तो होते हैं संघ तथा राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं और 12 होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा से जुड़े हो सकते हैं। कला साहित्य विज्ञान और सेवा से जुड़े होते हैं वो 12 जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है। इन राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। तो हो गए 250 सदस्य। ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने की वजह से राज्यसभा एक स्थायी सदन है और स्थायी सदन होने की वजह से इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल ये स्थायी है, पूरी है ना, पूरा आजीवन चलेगी ये राज्यसभा। इसका कार्यकाल क्या होता है? ये एक स्थायी सदन है या इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो इनका कार्यकाल नहीं होगा, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है, तो कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है दोस्तों 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ही होता है। जनसंख्या के आधार पर ही होता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ही होता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक राज्यसभा सदस्य का प्रावधान है, जबकि लोकसभा में 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान है। 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किसमें है? लोकसभा में। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किसमें है? राज्यसभा में है। ठीक है। अब देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और ये उपराष्ट्रपति इस सदन का सदस्य नहीं होता है। इस सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी ये इसकी अध्यक्षता करता है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन उस सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह उसकी अध्यक्षता करता है? तो वो है दोस्तों राज्यसभा जो है, इसके अंदर जो उपराष्ट्रपति है ये इस सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, फिर भी राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। तो राज्यसभा का सभापति कौन हो गया? उपराष्ट्रपति हो गया। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा का सभापति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? जिस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष का त्यागपत्र कौन स्वीकार करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ आप
करेंगे तो गलत कर देंगे। अगर आपने यहाँ यह बताया कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देगा। यह अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। बात समझ में आ गई? आ गई कंप्लीट? यहाँ तक समझ में आ गया? लास्ट फटाफट से देख लेते हैं। पानी वानी नहीं पिया तो 5-10 मिनट और वेट कीजिए और फटाफट से इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। जय महाकाली दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? तो राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? 13 मई 1952 को हुआ। तो राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो वर्तमान सभापति, तो मैंने बताया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसलिए उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा का सभापति कौन है वर्तमान में? वेंकैया नायडू। सर्वप्रथम, यानी प्रथम पूछ सकते हैं, प्रथम उपसभापति कौन थे? प्रथम उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यसभा सदस्यों की चुनाव राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है वो देख रहे हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से होती है। राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? एक चीज़ याद रखेंगे, स्टार लगा देना। अगर संविधान संशोधन बिल है तो संविधान संशोधन बिल लोकसभा व राज्यसभा दोनों से पृथक 2/3 बहुमत से पास होने चाहिए। ठीक है, अगर संविधान संशोधन बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पृथक 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो वो है कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 ये गणपूर्ति इसमें होती है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए धन विधेयक के संबंध में इसके पास क्या अधिकार है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। किसके पास नहीं है? राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अब लास्ट है। अब
लोकसभा राज्यसभा को कंप्लीट कर देना, लास्ट है, ठीक है। जय महाकाली। राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं, वो अधिकार हैं, सबसे पहला याद रखेंगे अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष तक का बिल बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास है, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 2/3 बहुमत से, ठीक है। पहली जो विशेष शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष का बिल बनाना, और दूसरा अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 2/3 बहुमत से करना। तीसरा है अनुच्छेद 67B के तहत, अनुच्छेद 67B के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित, उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो मामला है, वो जो प्रस्ताव है, कहाँ लाया जा सकता है? तो वो लाया जा सकता है राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो उससे संबंधित प्रस्ताव लाना होगा, और प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा? राज्यसभा में लाना पड़ेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 67B में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा राज्यसभा कंप्लीटली पूरा हो गया है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारी जो यूट्यूब पर श्रृंखला चल रही है क्विज़ की, उसको भी देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।